चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हेमंत बोले 2041 तक मुस्लिम राज्य बन जाएगा असम, कहा इसे कोई रोक नहीं सकता। राहुल गांधी एम्बेसडर बने तो जनसंख्या कंट्रोल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में 30% बढ़ रही है। ऐसे में साल 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। यह हकीकत है और इसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं तब इस पर नियंत्रण लग सकता है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय केवल उनकी बात सुनता है। वहीं दोस्तों, असम सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डेमोग्राफिक डेटा के मुताबिक असम की मुस्लिम आबादी 40% हो गई है, जबकि हिंदू समुदाय की आबादी हर 10 साल में करीब 16% ही बढ़ रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के आदेश पर विवाद। प्रियंका गांधी ने कहा यह लोकतंत्र पर हमला। एनडीए के 3 सहयोगी दल भी हुए विरोध में। जी हां दोस्तों, यूपी में कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों में दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा। इसमें दुकान मालिक का नाम और डिटेल लिखी जाएगी। शुक्रवार को सीएम योगी ने यह आदेश दिया था। सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की सुचिंता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यूपी के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी यह आदेश लागू कर दिया गया है। दोस्तों, सरकार के इस आदेश के खिलाफ एनडीए के 3 सहयोगी दल खुलकर सामने आ गए हैं। आरएलडी ने इसे गलत परंपरा बताया तो लोजपा रामविलास पासवान अध्यक्ष चिराग पासवान ने फैसले का समर्थन करने से इनकार कर दिया। वहीं जेडीयू का कहना है कि यूपी सरकार को फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए इस बारे में आपके क्या विचार हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता की मांग, कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच हो, पार्टियों से पैसे वसूले जाएं। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एनजीओ कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि सीपीआईएल ने बॉन्ड के लेन देन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की है। इस पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं दोस्तों, सुनवाई सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच करेगी। दोनों एनजीओ की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने यह याचिका लगाई है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि इससे जुड़ी बाकी याचिकाओं को भी एक साथ सुना जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हार्दिक पांड्या और नताशा तलाक लेंगे, दोनों ने कंफर्म किया। 4 साल पहले शादी हुई थी, कहा बेटे की परवरिश मिलकर करेंगे। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक अलग हो गए हैं। दोनों ने इंस्टाग्राम पर इस बात की जानकारी दी। हार्दिक ने कहा कि अब वे और नताशा मिलकर बेटे अगस्त्या को हर खुशी देने की कोशिश करेंगे। हार्दिक ने लिखा कि 4 साल साथ रहने के बाद नताशा और मैंने मिलकर अलग होने का फैसला किया है। हमने साथ मिलकर बहुत कोशिश की और सब कुछ लगा दिया। अब हमें लगता है कि अलग होने में हम दोनों की भलाई है। हार्दिक और नताशा के बीच तलाक की खबरें कई दिनों से आ रही थी। दोस्तों, नताशा ने टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत के बावजूद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भी पोस्ट नहीं की थी। उन्होंने हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट की थी जिसमें एक सूटकेस और घर की तस्वीर थी। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने घर सर्बिया जाने की ओर इशारा किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज कराई। झूठी पहचान बताकर ज्यादा अटेम्प्ट देने का आरोप लगाया। सिलेक्शन कैंसिल करने को लेकर भी जवाब मांगा। जी हां दोस्तों, 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज कराई है। यूपीएससी ने आरोप लगाया कि पूजा ने अपनी पहचान बदल कर यूपीएससी की तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और डिसेबिलिटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। इसके अलावा यूपीएससी ने पूजा को नोटिस जारी कर सिलेक्शन कैंसिल करने को लेकर भी जवाब मांगा है। यूपीएससी ने कहा है कि पूजा के खिलाफ गहन जांच की गई है। इसमें पाया गया है कि उन्होंने अपना नाम, माता पिता का नाम, सिग्नेचर, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस बदलकर यूपीएससी का एग्जाम दिया है। दोस्तों, कमेंट करके बताइए, अगर पूजा खेड़कर दोषी पाई जाती है तो उनके खिलाफ सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए या किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ओबामा बोले बाइडेन की जीत मुश्किल, वे मैदान छोड़ दें। 65% डेमोक्रेटिक वोटर भी उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ। ट्रंप के सामने कमला हैरिस संभव। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने सहयोगियों से कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत मुश्किल है। द वाशिंगटन पोस्ट ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ओबामा चाहते हैं कि बाइडेन राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी छोड़ दे। 28 जून को प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप से बाइडेन की हार के बाद ओबामा ने सिर्फ एक बार उनसे मुलाकात की है। ओबामा ने दूसरों के साथ अपनी बातचीत में कहा कि पार्टी से अगला राष्ट्रपति बनाने के लिए बाइडेन की उम्मीदवारी का फैसला अहम है। ट्रंप से डिबेट में हार जाने के बाद बाइडेन को प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर रहने की मांग पार्टी के भीतर बढ़ती ही जा रही है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र राज्य की पार्टी के रूप में शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी को मिली वैधता। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की पार्टी शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार को राज्य स्तरीय दलों के रूप में वैधता मिल गई है। इसके अलावा दुर्ही का चुनाव चिन्ह अब चुनाव आयोग द्वारा फ्रीज कर दिया गया है, क्योंकि एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट का चुनाव चिन्ह दुर्ही बजाता हुआ आदमी है। पिछले दिनों अप्रैल में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने बारामती लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार को तुरही चुनाव चिन्ह आवंटित करने पर चुनाव आयोग के खिलाफ आपत्ति जताई थी। एनसीपी के बंटवारे के बाद भारत के चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को पुरानी पार्टी का चुनाव चिन्ह दे दिया था और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को महाराष्ट्र का पारंपरिक वाद्य यंत्र तुरही बजाते हुए आदमी का चिन्ह दिया गया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर मंथन शुरू हो गया है। हालांकि समझौते के मूड में कोई भी दिख नहीं रहा है। सूत्र बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में करीब 115 से 125 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रेन हादसा, ट्रैक के पास भरा था पानी, पटरी 4 फीट खिसकी, मिट्टी के सैंपल लिए, कोच के नीचे मिली एक और लाश, अब तक 4 मौतें। जी हां दोस्तों, यूपी के गोंडा में गुरुवार दोपहर 2:30 बजे चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 21 बोगियां पटरी से उतर गई थी। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई, 25 घायल हैं। हादसे की वजह जानने के लिए रेल सुरक्षा आयुक्त CRS रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। रेलवे जांच टीमों को ट्रैक अपनी मौजूदा स्थिति से करीब 4 फीट खिसका हुआ मिला है। ट्रैक के पास पानी भरा हुआ था, इसकी वजह से ट्रैक कमजोर होने की आशंका है। यही वजह है कि फोरेंसिक टीम ने पटरी का लोहा और मिट्टी का सैंपल लिया है। रेलवे अधिकारियों को घटनास्थल के हालात देखने के बाद रेलवे की शुरुआती जांच में रेलवे ट्रैक में दिक्कत होने की बात सामने आई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चिनाब ब्रिज पर 15 अगस्त को पहली ट्रेन चलेगी। यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज 8 रिक्टर स्केल की तीव्रता के भूकंप को झेल सकता है। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बने दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च ब्रिज पर स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को पहली ट्रेन चलेगी। संगलदान से रियासी के बीच चलने वाली यह ट्रेन सर्विस उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस ब्रिज पर 20 जून को ट्रेन का ट्रायल रन हुआ था। इससे पहले 16 जून को ब्रिज पर इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल हुआ था। यह ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से 29 मीटर ऊंचा है। एफिल टावर की ऊंचाई 330 मीटर है, जबकि 1.3 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज को चिनाब नदी पर 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लक्षद्वीप में बनेंगे 2 मिलिट्री एयरफील्ड, अरब सागर में बढ़ जाएगी भारत की सैन्य शक्ति। जी हां दोस्तों, लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बाद अब भारत सरकार ने तय किया है कि अगाती और मिनिकॉय आइलैंड पर 2 नए एयरफील्ड बनाए जाएंगे। अगाती पर मौजूद पुराने रनवे को सुधारा जाएगा और बढ़ाया जाएगा, जबकि मिनिकॉय आइलैंड पर नया रनवे बनाया जाएगा। दोस्तों फ्यूचर में मिनिकॉय द्वीप पर नौसैनिक बेस INS जटायु भी बनाया जाएगा। इस बेस की दूरी मालदीव से 524 किलोमीटर है। इस बेस और रनवे से भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना मालदीव और चीन की हरकतों पर सीधे नजर रख पाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दुकानों पर नेम प्लेट वाले फैसले पर विवाद बढ़ा। यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ बीजेपी के 3 प्रमुख सहयोगी दल भी हुए। जी हां दोस्तों, कावड़ रूट पर दुकानों का नाम और दुकानदार का नाम बताने वाले यूपी सरकार के फैसले पर अब बीजेपी के ही साथी विरोध करने लगे हैं। जेडीयू, LJP और RLD तीनों ने विरोध किया है। जेडीयू के महासचिव KC त्यागी ने कहा कि यूपी से बड़ी कावड़ यात्रा बिहार में निकलती है, लेकिन वहां ऐसा कोई आदेश नहीं है। PM मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये सभी को मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वह प्रधानमंत्री मोदी के इस स्लोगन के खिलाफ है। इस फैसले पर योगी सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों RLD ने भी इसके खिलाफ बयान दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हमले के 5 दिन बाद ट्रंप बोले मुझे भगवान ने बचाया, कहा अवैध प्रवासी आपको खा जाएंगे। न्यूयॉर्क मैगजीन के कवर पर अर्धनग्न दिखे ट्रंप और बाइडेन। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 जुलाई को हुए जानलेवा हमले के बाद शुक्रवार को पहली बार भाषण दिया। ट्रंप ने विस्कॉन्सिन राज्य में हो रहे पार्टी कन्वेंशन में अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन स्वीकार कर लिया। दोस्तों ट्रंप के भाषण के दौरान उनकी पत्नी मेलेनिया समेत पूरा परिवार मौजूद रहा। पूर्व राष्ट्रपति का पार्टी कन्वेंशन में यह सबसे बड़ा भाषण था। वहीं दोस्तों ट्रंप ने 92 मिनट तक स्पीच दी। इस दौरान वे अवैध प्रवासियों पर हमलावर रहे। ट्रंप ने उनकी तुलना एलियन से कर डाली। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में नौकरियां किसे मिल रही है? अमेरिका की 107% नौकरियां गैर कानूनी एलियंस हड़प रहे हैं। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों की तुलना फिल्मी दुनिया के मॉन्स्टर्स से करते हुए कहा कि वे आपको खा जाएंगे।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में बाढ़, काशी में गंगा के 30 घाट डूबे, गोरखपुर में एनडीआरएफ तैनात, मुंबई में 10 घंटे में 101 mm बारिश, 13 राज्यों में हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगभग एक हफ्ते से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर गोरखपुर में है। यहाँ राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अब तक 55 से ज्यादा गाँव भी डूब चुके हैं। दोस्तों एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीम 100 नावें लगाकर राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। वहीं दोस्तों गंगा नदी भी उफान पर है। वाराणसी में गंगा में 30 घाट डूब चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों मुंबई में गुरुवार को तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 10 घंटे में 101 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस दौरान पेड़ और दीवारें गिरने जैसी कई घटनाएं भी सामने आई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। इसके अलावा गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाया। शिमला आइस फैक्ट्री और रोकाडिया हनुमान मंदिर के पास के इलाके से एक विकलांग दंपति और 13 अन्य लोगों को पानी में डूबे हुए घर से निकाला गया। इसके अलावा दोस्तों आईएमडी ने अगले 24 घंटे के लिए 8 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन राज्यों में गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर भी भारी बारिश की अलर्ट जारी किया गया है। इनमें मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा शामिल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ऑल टाइम हाई बनाकर टूटा शेयर बाजार। सेंसेक्स 738 अंक गिरकर 80,604 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 269 अंक गिरा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार ने 19 जुलाई को लगातार तीसरे कारोबारी दिन ऑल टाइम हाई बनाया था। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 81,587 और निफ्टी ने 24,853 का स्तर छुआ। हालांकि इसके बाद बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 738 अंक की गिरावट के साथ 80,604 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 269 अंकों की गिरावट रही। यह 24,530 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में गिरावट और महज 4 में ही तेजी देखने को मिली। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज इन्फोसिस, आईटीसी और एशियन पेंट्स रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू और हिंडाल्को, बीपीसीएल रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी राजदूत के बयान पर विदेश मंत्रालय का आया रिएक्शन। कहा हमें भी फैसला लेने की आजादी। मोदी पुतिन के मिलने पर नाराज हुआ था यूएस। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को भारत में अमेरिकी दूतावास के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत भी दूसरे देशों की तरह ही अपनी रणनीतिक आजादी को महत्व देता है। इससे पहले एक कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत गारसेटी ने भारत रूस रिश्ते पर टिप्पणी की थी, जिसके जवाब में प्रवक्ता जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिकी राजदूत को अपनी राय रखने का अधिकार है, ठीक उसी तरह हमारे भी अपने और अलग विचार हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती हमें एक दूसरे के नजरिए का सम्मान करने की आजादी देती है। इसमें हम एक दूसरे के कई मुद्दों पर सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पेटीएम को पहली तिमाही में 839 करोड़ का घाटा। पिछले साल इसी तिमाही में यह 357 करोड़ रुपए था। एक साल में शेयर 45% गिरा। जी हां दोस्तों, पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन को वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 839 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 की समान तिमाही में घाटा 357 करोड़ रुपए था, यानी कि कंपनी का घाटा 134% बढ़ गया। दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू यानी कि आय में भी गिरावट आई है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई की रोक के कारण उसके बिजनेस पर असर दिखा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोना 706 रुपए गिरकर 73,273 पर आया। चांदी 2,255 रुपए फिसलकर 79,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBGA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 706 रुपए फिसलकर 73,273 पर आ गया। कल इसके दाम 73,997 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट आई है। 1 किलो चांदी 2,255 रुपए फिसलकर 89,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय नौसेना ने ओमान में बचाई 9 लोगों की जान। INS तेग ने संभाला मोर्चा। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना ने एक समुद्री ऑपरेशन में 9 लोगों की जान बचा ली। नौसेना ने बुधवार रात बताया कि प्रोस्टीज फाल्कन नाम का व्यावसायिक जहाज 15 जुलाई को ओमान के दक्षिण पूर्व में लगभग 25 समुद्री मील की दूरी पर पलट गया था। इस जहाज में सवार करीब 16 चालक दल के सदस्य लापता हो गए थे, जिनमें 13 भारतीय और 3 श्रीलंकाई थे। भारतीय नौसेना के मिशन में तैनात युद्धपोत INS तेग ने पलटे हुए तेल टैंकर MV प्रेस्टीज फाल्कन के लिए खोज व बचाव सहायता प्रदान करते हुए 9 चालक सदस्यों को बचा लिया। इनमें 8 भारतीय और 1 श्रीलंकाई कर्मी शामिल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
क्राउड स्ट्राइक के अपडेट से माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस हुई ठप, दुनिया भर में 1400 फ्लाइट कैंसिल, बैंक, स्टॉक मार्केट और टीवी चैनल पर भी पड़ा असर। जी हां दोस्तों, अमेरिका की एंटीवायरस कंपनी के एक अपडेट का असर माइक्रोसॉफ्ट पर पड़ा। इससे शुक्रवार को दुनिया भर की एयरलाइंस, टीवी, टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कॉर्पोरेट कंपनियों का कामकाज प्रभावित हुआ। करीब 1400 फ्लाइट कैंसिल हो गई। ऑनलाइन सर्विसेज ठप होने से कई एयरपोर्ट पर फ्लाइट बोर्डिंग पास हाथ से लिखकर दिए गए। दोस्तों, भारत में भी इसका सबसे ज्यादा असर एयरपोर्ट पर देखा गया। एयरलाइंस की चेक इन जैसी ऑनलाइन सर्विसेज इससे प्रभावित हुई। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु समेत पूरे देश के एयरपोर्ट पर भारी भीड़ देखी गई। जानकारी न मिलने से लोगों ने एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार किया। देश में इस आउटेज का किसी और सर्विस पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली सरकार ने मांगे 10,000 करोड़। केंद्रीय बजट से पहले केजरीवाल सरकार केंद्र के सामने रख रही है डिमांड। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी के विकास के लिए केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए की मांग की है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली से केंद्र सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए का टैक्स मिलता है, लेकिन उसके बदले में दिल्ली को कुछ नहीं मिलता। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दिल्ली से 25,000 करोड़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी कलेक्शन होता है। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 23 जुलाई को केंद्र की मोदी सरकार अपना बजट पेश करेगी, जिसका इंतजार तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आम आदमी को भी है। केंद्र सरकार का यह पूर्णकालिक बजट होगा, क्योंकि फरवरी में आम चुनाव की वजह से अंतरिम बजट आया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जगन्नाथ मंदिर में 46 साल बाद खजाना निकला। भीतरी रत्न भंडार में सोने से भरी 4 अलमारी, 3 संदूक मिले, भारी इतने की हिले तक नहीं। जी हां दोस्तों, ओडिशा के पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के भीतरी रत्न भंडार में रखा खजाना गुरुवार 18 जुलाई को निकाला गया। इस काम के लिए राज्य सरकार की तरफ से गठित हाई कमेटी के 11 सदस्य गुरुवार सुबह 9:30 बजे भीतरी भंडार के अंदर गए। उन्हें यहाँ मोटे कांच की 3 और लोहे की 1 अलमारियां मिली। इसके अलावा 3 फीट ऊंचे और 4 फीट चौड़े लकड़ी के 2 संदूक और 1 लोहे का संदूक था। सभी के अंदर कई सारे बॉक्स रखे हुए थे, जिनमें सोना था। टीम के एक सदस्य ने एक बॉक्स को खोलकर देखा। इसके बाद अलमारी और संदूकों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वो इतने भारी थे कि जगह से हिल तक नहीं पाए। फिर तय हुआ कि सभी बॉक्स से खजाने को निकालकर महाप्रभु के शयन कक्ष में शिफ्ट किया जाएगा। टीम को इस काम को करने में 7 घंटे लग गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फिल्म महाराज को लेकर उपजे विवाद पर बोले डायरेक्टर सिद्धार्थ, बिना जाने समझे फिल्म को बता दिया धर्म विरोधी। यह मूवी इंसानियत को दर्शाती है। जी हां दोस्तों, वी आर फैमिली और हिचकी जैसी फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा की फिल्म महाराज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई। इस फिल्म के जरिए आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने डेब्यू किया। रिलीज से पहले यह फिल्म काफी विवादों में रही। दोस्तों, दैनिक भास्कर से खास बातचीत के दौरान सिद्धार्थ ने कहा कि बिना जाने समझे लोगों ने फिल्म को धर्म विरोधी बता दिया, जबकि यह फिल्म इंसानियत को दर्शाती है। दरअसल दोस्तों, फिल्म महाराज भारत में पुराने समय में एक कुप्रथा के बारे में है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जेल में बंद निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह ने किया हाई कोर्ट का रुख, याचिका में की बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, जेल में बंद खंडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लाइव लो के मुताबिक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख करते हुए उन्होंने एनएसए को रद्द करने की मांग की है। अपनी याचिका में सांसद अमृतपाल सिंह ने तर्क दिया कि उनके जीवन और स्वतंत्रता को असामान्य और क्रूर तरीके से पूरी तरह से छीन लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि न केवल उनके खिलाफ 1 वर्ष से अधिक समय तक प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून लागू किया गया, बल्कि उसे उसके गृह राज्य के 2600 किलोमीटर दूर हिरासत में रखा गया है। उन्होंने कहा है कि चूंकि उन्होंने संविधान के तहत शपथ ली है, इसलिए उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र और पंजाब राज्य के सर्वोत्तम हित का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार अर्जित किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य फरार घोषित, बेटी पर बिना तलाक दूसरी शादी का लगा है आरोप। जी हां दोस्तों, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी शंख मित्रा को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया। एमपी एमएलए कोर्ट ने पिता बेटी को फरार घोषित कर दिया। बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके विवाह करने के मामले में दायर केस में लगातार पेशी पर नहीं आने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वहीं दोस्तों, आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी शंख मित्रा 3 बार समन और 2 बार गैर जमानती वारंट, 1 बार गैर जमानती वारंट, 2 बार जमानती वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। संघ मित्रा स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 5 पर दीपक कुमार स्वर्णकार ने मारपीट, गाली गलौज, जान माल की धमकी, साजिश रचने का परिवाद दर्ज कराया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में बीजेपी आरएसएस की बैठक टली, सीएम और डिप्टी सीएम को होना था शामिल। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में निराशाजनक प्रदर्शन की समीक्षा समेत तमाम मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और यूपी सरकार के बड़े नेताओं के बीच बैठक
होनी थी, लेकिन बैठक से एक दिन पहले ही इसे स्थगित कर दिया गया। ये बैठक शनिवार और रविवार को प्रस्तावित थी। ये बैठक आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार की मौजूदगी में होनी थी। दोस्तों, इस मीटिंग के बारे में कहा जा रहा था कि इसमें आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार समेत तमाम पदाधिकारियों के साथ ही बीजेपी संगठन के शीर्ष नेताओं को शामिल होना था। जानकारी के अनुसार अरुण कुमार के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की मीटिंग होनी थी। हालांकि ये मीटिंग क्यों स्थगित की गई है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं दोस्तों, यूपी में बीजेपी संगठन के बीच में उठापटक की खबरें तेज होती जा रही है। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत के किस राज्य में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, तो दोस्तों उस राज्य का नाम कमेंट में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।